नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज, टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह और वक्त है अब बिहार में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। उपचुनाव 4 सीटों पर थे और अब इंतजार आपको है कि चुनाव जीत कौन रहा है, चुनाव हार कौन रहा है, नतीजे किस तरीके के होंगे। लेकिन जब वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो गई है, वोटिंग संपन्न हो गई है, तो सबकी निगाहें तलाशती है एग्जिट पोल को कि एग्जिट पोल में क्या है, कौन जीत रहा है, किस तरीके का एग्जिट पोल है। भाई, बिहार में विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई है। तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज। बेहद ही दिलचस्प मुकाबला इन 4 सीटों पर बिहार में देखने को मिला। नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव तक, लालू यादव, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर समेत तमाम जो राजनीतिक दलों के नेता हैं वो मैदान में दिखे। लालू यादव को लंबे समय के बाद बिहार के चुनावी मैदान में जो है वो बिहार की जनता ने देखा। तो खैर, अब नतीजों का इंतजार हर किसी को है, हमें भी है, आपको भी है, क्योंकि नतीजे जो हैं वो आने में थोड़ा विलंब है। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। लिहाजा आज हम आपको एग्जिट पोल बताने जा रहे हैं। मतलब ये कि टुडे बिहार न्यूज पर आप इस वक्त आज कुछ ही देरों में अब जब हम आपको बताएंगे तो ये जान जाएंगे वोटिंग के बाद, काउंटिंग से पहले ही, चुनाव जीत कौन रहा है, फैक्टर क्या है, माहौल किस तरीके का रहा, वोटिंग कैसे हुई। ये उपचुनाव 2025 का सेमीफाइनल भी बताया जा रहा था। चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, तमाम नेताओं ने इस उपचुनाव को जो है वो सेमीफाइनल करार दिया। तो इस सेमीफाइनल आखिर जीत कौन रहा, एग्जिट पोल में क्या है, कौन कहां से जीत रहा है। 4 सीटों की ही बात है, 4 सीटों की बात है। 4 सीट बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़। ये इस कदर दिलचस्प मुकाबला रहा कि किला बचाने की होड़ रही। चाहे जीतन राम मांझी अपने किले को बचाने की जुगत में इमामगंज में लगे हों, या फिर रामगढ़ में जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे थे, वो अपना किला बचाने में लगे। बेलागंज में सुरेंद्र यादव का किला था। भाई, फतह कैसे होगा, इसकी रणनीति रही। प्रशांत किशोर इस बार बिहार में तमाम जो किले हैं उससे ध्वस्त करने की रणनीति पे जुटे थे, उनके भी उम्मीदवार थे। और दिलचस्प ये रहा कि इस बार लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच नहीं रहा। इस बार जो लड़ाई है वो स्पष्ट रूप से त्रिकोणीय रहा। बिहार में चाहे वो जेडीयू और आरजेडी और जनसुराज के बीच का मुकाबला हो, या फिर आरजेडी, जनसुराज और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बीच का मुकाबला रहा हो, या फिर बीजेपी, माले और जनसुराज के बीच का मुकाबला रहा हो, या फिर रामगढ़ में जो है वो चतुर्थ कोणीय यहां पर एंगल रहा, जहां आरजेडी भी रही, बीजेपी भी रही, बसपा भी रही और जनसुराज भी रही। तो बिहार में एनडीए के खेमे से भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, 1 सीट पर जेडीयू और 1 सीट पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। वहीं महागठबंधन से 3 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रही थी, 1 सीट पर जो है वो माले चुनाव लड़ रही थी, तरारी की। तो अब एग्जिट पोल की ओर चलें, आपको वो नतीजा आज ही बता दें, क्योंकि देखिए ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। मैं फिर आपको कर रहा हूं, एग्जिट पोल बताने जा रहा हूं, वोटरों के आधार पर बताने जा रहा हूं। और ये उपचुनाव बेहद दिलचस्प उपचुनाव रहा। ये सेमीफाइनल का मुकाबला बेहद ही दिलचस्प तरीके से खेला गया। चाहे जो भी योद्धा मैदान में क्यों ना रहे, जो भी प्लेयर मैदान में क्यों ना रहे, बहुत बारीकी से हर चीजों का ध्यान इस सियासी सेमीफाइनल में रखा गया। मैं एक बार आपको चाहूंगा कि वोटिंग परसेंटेज बता दूं, वोटिंग के परसेंटेज क्या हैं। एक बार ग्राफिक्स के जरिए ही देखिए वोटिंग के परसेंटेज। रामगढ़ में 5 बजे तक 52.40% वोटिंग हुई है। इमामगंज में 5 बजे तक 49.72% वोटिंग हुई है। तरारी में 5 बजे तक 50.10% वोटिंग हुई है। बेलागंज में 5 बजे तक 53.45% वोटिंग हुई है। तो सबसे अधिक वोटिंग जो है वो बेलागंज में, तो सबसे कम वोटिंग जो है वो इमामगंज में हुई है। तो ये वोटिंग के जो आंकड़े हैं, जो वोटिंग के परसेंटेज हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कहें तो एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये 70 क्यों नहीं पार करता, 60 क्यों नहीं पार करता, क्या मतदाताओं की दिलचस्पी कम हो गई है।
तो देखिए अब एग्जिट पोल पर ही सीधे आ जाते हैं और सबसे पहले बारी बारी से एक एक सीट के बारे में बताने की शुरुआत करते हैं। 4 सीटों पर जो मुकाबला रहा, इस मुकाबले में जो सेमीफाइनल है वो सेमीफाइनल का रिजल्ट कहां अटका है जानने के लिए सबसे पहले हमें बेलागंज की ओर चलना होगा। बेलागंज, बेहद ही दिलचस्प मुकाबला बेलागंज में रहा और बेलागंज के जो वोटिंग परसेंटेज हैं वो सबसे अधिक हैं। 53.45% वोटिंग हुई है बेलागंज में। तो बेलागंज के जो वोटर्स थे, यहां की जो रणनीति रही, जो सियासी समीकरण है वो बेहद दिलचस्प इस वजह से रहे कि यहां यादव जाति के वोटरों की सबसे बड़ी आबादी है और 2-2 यादव उम्मीदवार मैदान में थे। यहां मुसलमान तय करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। यहां मुसलमान भी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे जो सीधे लड़ाई में थे। जनसुराज के मोहम्मद अमजद यहां पर बेलागंज में आरजेडी के ओर से यादव कैंडिडेट के रूप में आप कहें तो विश्वनाथ प्रसाद सिंह यादव थे जो सुरेंद्र यादव के बेटे हैं। यहां पर यादव जाति से ही आने वाली उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड की मनोरमा देवी थी जो बिंदी यादव की पत्नी है, रॉकी यादव की मां है। तो इस सीट पर लड़ाई बेहद ही दिलचस्प रहा और जो नतीजे हो सकते हैं वो आपको जो मालूम होगा उससे पहले आपको बता रहे हैं कि बेलागंज का सियासी रण आरजेडी के विश्वनाथ यादव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, आरजेडी के विश्वनाथ यादव यहां अपनी पिता के किले को बचाते हुए नजर आ रहे हैं और इसके पीछे की एक बड़ी फैक्टर यह है कि ये जो लड़ाई रही सीधे तौर पर इस लड़ाई में बड़ी भूमिका हमने आपको शुरू में ही बता दिया कि 2-2 यादव कैंडिडेट हैं तो मुसलमान को ये तय करना है कि यहां पर जीत हार किसकी होगी। स्वर्ण वोटर को तय करना है कि इस बार माहौल किसका बनेगा। तो देखिए विश्वनाथ यादव एक तरीके से समझे तो युवा हैं और युवाओं ने बड़ी दिलचस्पी दिखाई है इस बार के वोटिंग में। लेकिन आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि मनोरमा देवी के बेटे रॉकी भी तो युवा हैं। लेकिन मुस्लिम वोटर्स ने आखिरी वक्त में खेला कर दिया है। देखिए मुसलमान आखिरी वक्त में बाजी पलटते नजर आए हैं। मुसलमान आरजेडी के साथ जाते दिखे हैं और ये आखिरी वक्त का जो खेल था, ये जो बेलागंज में जो निर्णायक वोटर के तौर पर मुस्लिमों की आबादी है, ये कहीं ना कहीं अगर आरजेडी के ओर मूव हुआ है। और इसके अलावे अगर आप देखें तो यादव वोटरों में भी एक अच्छी खासी वोट बैंक जो है वो आरजेडी के सपोर्ट में थी। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ी निर्णायक भूमिका इन लोगों की होगी। इससे इतर अगर आप देखेंगे तो बेलागंज में महिलाओं ने दिलचस्पी दिखाई और अगर महिलाओं की दिलचस्पी अधिक थी तो महिला के वोट किसको जाते हैं ये किसी से छुपा नहीं है बिहार में। और ये एक तरीके से बड़ी मजबूती के संकेत मनोरमा देवी को लेकर है। लेकिन अब ये त्रिकोणीय लड़ाई जो है वो आमने सामने का रह गया है। स्पष्ट रूप से नतीजे आने वाले हैं और वहां के जो मौजूदा जो आज वोटिंग हुई है, जो वोटर्स के मिजाज बता रहे थे, यह स्पष्ट दिख रहा है कि वहां मुस्लिम का जो है वो आरजेडी के ओर मूवमेंट होना और इसके अलावे जो कई अन्य जातियां उनमें आरजेडी ने जिस तरीके से एक तरीके से मजबूत पकड़ बनाई और एक सियासी समीकरण जातीय तौर पर साधा, वो आरजेडी के लिए एक बड़ा बेनिफिट होते दिख रहा है। लेकिन यहां आप ये भी कह सकते हैं कि जेडीयू की उम्मीदवार मनोरमा देवी भी कमजोर नहीं हैं। जीत हार का जो फासला है बहुत कम का होगा। अगर मनोरमा देवी का पलड़ा भारी होता है तो बहुत कम, आप ये कह सकते हैं कि गांव की कहावतों में कि एक पसंगा भर थोड़ा सा कम पड़ गया, तो थोड़ा सा जो है वो वोटिंग के जो नतीजे होंगे वो आपको दर्शा देंगे 23 नवंबर को। इसके अतिरिक्त अगर हम चलें इमामगंज में, देखिए इमामगंज की लड़ाई बहुत टसन की लड़ाई रही। इमामगंज में किला बचाना था और ये किला किसका था? ये किला था जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी का किला था। मुस्लिमों की मुस्लिम में कह रहा हूं, मुस्लिम निर्णायक थे, मुसहर जाति के लोगों की बड़ी आबादी थी। और इमामगंज में जो वोटिंग के आंकड़े हैं, 49.72%। ये मैं कह रहा हूं कि इस वक्त की जीतन राम मांझी का किला टेंशन में है। कैंडिडेट्स के बारे में बता देते हैं पहले।
यहां जनसुराज के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में जितेंद्र पासवान थे। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उनकी बहू दीपा मांझी थी। वहीं आरजेडी के रोशन मांझी थे। और मैं एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहा हूं। ये एग्जिट पोल कहिए या जो कहिए आप, मांझी की टेंशन बढ़ गई है। वोटिंग के बाद जीतन राम मांझी की चिंता बढ़ गई है। आज जीतन राम मांझी के मन मुताबिक आज किला जो है वो वोटरों के मतदान से जो है वो बचते हुए नहीं दिख रहा है मुझे। यहां पर जो चाहे वो मुसहर जाति के लोग हों, मांझी जाति के लोग हों, जिनकी आबादी सबसे बड़ी हो, या फिर आप बात करें, अगर हम बात करें इमामगंज की, तो तमाम वो जातियां जो जिन पर उम्मीदें जो है वो थी, 70,000 के आसपास जो यहां पर मांझी जाति के लोग हैं, और यादव जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है, मुसलमान और दांगी जिनकी आबादी सबसे निर्णायक के तौर पर है मुसलमानों के साथ साथ, वैश्य और राजपूत, भूमिहार, यहां पर हर जाति के अंदर खेल है। लेकिन जीतन राम मांझी के लिए एक बड़ा झटका यह है कि तेजस्वी का नया प्रयोग सफल दिख रहा है। इमामगंज विधानसभा सीट पर यह बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं आपको, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद इमामगंज में मांझी का किला अब ध्वस्त होते नजर आ रहा है। नतीजे 23 नवंबर को आने वाले हैं। नतीजे 23 नवंबर को आने वाले हैं और इट्स नॉट एग्जैक्ट, या एग्जैक्ट नहीं है। नतीजा क्या होगा, जनता से मिला जनादेश तय करेगा। लेकिन वोटरों के मिजाज के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। इमामगंज से बड़ी खबर है। इमामगंज में वोटिंग के बाद के इस वक्त की जो हम एग्जिट पोल बता रहे हैं आपको, इमामगंज में रोशन मांझी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी की चिंता बढ़ी हुई है। यह एक बड़ी जानकारी है इस वक्त की आपको दे रहे हैं। रामगढ़ और तरारी, ये दो सीट बेहद दिलचस्प। और सबसे पहले आपको हम रामगढ़ के रण में लिए चलना चाहेंगे। रामगढ़ का चुनावी दंगल सबसे दिलचस्प मुकाबलेदार दंगल था। रामगढ़ का चुनावी दंगल इस तरीके से था कि यहां बिहार में तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा के अंदर, वो जाकर कहते हैं कि हमारे पगड़ी का लाज रखिएगा। उनके पगड़ी का लाज रामगढ़ की जनता ने किस तरीके से रखा, क्या रखा, ये समझने की जरूरत है। रामगढ़ में जो मतदाता हैं वो उनकी संख्या सबसे अधिक जो है यहाँ पर राजपूत जाति के लोग हैं। और राजपूत के दो उम्मीदवार थे। सुधाकर सिंह के भाई जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह थे और अशोक सिंह बीजेपी के उम्मीदवार थे। यहां यादवों की आबादी एक बेहद ही दिलचस्प जो है वो निर्णायक फैसले लेने के लिए होती है। तो यादव जाति के उम्मीदवार भी थे यहां पर, पिंटू यादव। और इसके अलावे अगर बात करें तो यहां पर जनसुराज के सुनील सिंह कुशवाहा थे। एक डैमेज अगर आप देखें, मैं एक बार इमामगंज की एक बात याद दिला देना चाहता हूं और मैं फिर यहां आना चाहूंगा। इमामगंज में जीतन राम मांझी की टेंशन इस वजह से बढ़ी है कि मांझी वहां के बतौर विधायक, बतौर अब गया के सांसद, उनके कामों को लेकर नाराजगी है। दूसरी चीज यह है कि एंटी इनकम्बेंसी जरूर होती है एक लंबे समय से जो राजनेता अपने क्षेत्र में होते हैं। आप इस मामले में अगर चाहें तो अगर आप बात करें किसी भी नेता की, मैं कहूंगा यहां पर आप, या फिर बात कर लीजिए जीतन राम मांझी की, सुरेंद्र यादव की, हर किसी की यह हालत होती है। लेकिन वाकया अब ये हो गया है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका दौर जो है वो रामगढ़ तक भी पहुंच चुका है। रामगढ़ में यादव चुनाव लड़ रहे हैं तो यादव चुनाव लड़ेंगे तो यादव की ओर जाएंगे। एक बार मैं आपको रामगढ़ को लेकर कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। रामगढ़ को लेकर कुछ जानकारियां अब तक मैं देना चाहता हूं कि रामगढ़ के जो वोटिंग परसेंटेज हैं, रामगढ़ के जो वोटिंग परसेंटेज हैं, वो परसेंटेज क्या कहते हैं, वो परसेंटेज है 52.40% वोटिंग हुई है रामगढ़ में। लेकिन रामगढ़ का जातीय समीकरण हमने आपको इससे पहले बताया। एक बार रामगढ़ के बारे में बता देते हैं, एग्जिट पोल के बारे में। रामगढ़ में बसपा का हाथी और लालू के लालटेन और इसके अलावे बीजेपी के कमल के बीच त्रिकोणीय लड़ाई है। बीजेपी के कमल के बीच त्रिकोणीय लड़ाई है और इस सीट पर आरजेडी का कुनबा भारी नजर आ रहा है मुझे।
हालांकि यादव जाति के वोटर जो हैं वो इस बार ये तय करेंगे। राजपूतों का वोट जो है वो सुधाकर सिंह ने हासिल किया है हद तक, लेकिन रामगढ़ में यादव, तेजस्वी यादव की अगर पगड़ी बचाते हैं तो यहां पर जो है वो सुधाकर सिंह बाजीगर बन जाएंगे। नहीं तो आप दूसरे नंबर पर यह कह सकते हैं कि पिंटू यादव की भी जो है वो स्थिति काफी स्ट्रांग है रामगढ़ विधानसभा सीट पर। तो ये वोटिंग के बाद के आंकड़े हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, रामगढ़ के बाद तरारी जो बेहद दिलचस्प सीट रहा, इस सीट पर माले का किला जो है वो ध्वस्त करना था बीजेपी को। यहां जनसुराज से किरण देवी मैदान में थी, बीजेपी के टिकट पर जो है वो सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रताप चुनावी अखाड़े में थे। इसके अलावा अगर बात करें तो तरारी में राजू यादव चुनाव लड़ रहे थे, जो उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे माले के टिकट पर। तो ये महागठबंधन के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार और जनसुराज के उम्मीदवार, त्रिकोणीय लड़ाई रही। लेकिन देखिए यहां पर हर संभव कोशिश जो है वो जीत के लिए कोशिश की है नरेंद्र पांडे और सुनील पांडे ने, अपने बेटे को जीत दिलाने के लिए, सदन तक पहुंचाने के लिए। लेकिन रामगढ़ में यादव एक और नजर आए, रामगढ़ में जो है वो पासवान के वोट टूटते हुए नजर आए। रामगढ़ में जो एससी एसटी समुदाय के वोटर्स हैं उनका जो मूवमेंट हुआ, जो मुस्लिम समुदाय के वोटर हैं उनका जो मूवमेंट हुआ एक तरीके से माले के वो कहीं ना कहीं माले की स्थिति स्ट्रांग करती है। तो एक बड़ी जानकारी यह है कि रामगढ़ के बाद जो ये सीट है यहां कांटे का टक्कर है रामगढ़ विधानसभा के सीट पर। राजू यादव और सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत के बीच स्थिति जो है वो बहुत कम का फासला हो सकता है जीत हार का। यहां बेहतर स्थिति में दोनों उम्मीदवार हैं, दोनों उम्मीदवार के बीच टसन की लड़ाई है। यहां कई मुद्दे रहे, लेकिन जिस तरीके से बातें वहां पर हुई, बरमेश्वर मुखिया का प्रकरण है, जिस तरह भूमिहार के कुछ वोटर कटे हैं, यहां पर उम्मीद यह थी कि मुश्किल तभी बढ़ेगी बीजेपी कैंडिडेट की ज्यादा जब प्रशांत किशोर के उम्मीदवार जो है वो मैदान में बेहतर प्रदर्शन करते नजर आएंगे, जब उनकी भूमिका बड़ी होगी। लेकिन आज आप ये नहीं कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने तरारी में जो है वो कोई बड़ा खेला किया है। तरारी विधानसभा सीट एक तरीके से बीजेपी के लिए था कि वो माले का किला ध्वस्त करें और माले को जो है अपना किला बचाना था। राजू यादव एक मजबूत स्थिति वाले जो है वो कैंडिडेट रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में भी बेहतर परफॉर्मेंस रही है राजू यादव की 2019 के चुनाव में, जब वो आरके सिंह से चुनावी अखाड़े में भिड़े थे। हालांकि उनकी हार हुई थी, लेकिन अपने हार में भी राजू यादव ने अपनी जीत देखी थी। एक सरल कार्यकर्ता के तौर पर वो पार्टी में आए और पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारियां दी, फिर से वो उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। तो स्थिति इस कदर है वहां पर कि मैं ये नहीं कह सकता हूं कि यहां विशाल प्रशांत जीत रहे हैं या फिर यहां पर जो राजू यादव हैं वो जीत रहे हैं। स्टेबल स्थिति मैं जरूर कह सकता हूं इंडी अलायंस के उम्मीदवार की और एनडीए अलायंस के उम्मीदवार की। दोनों उम्मीदवार जो है एक मजबूत परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं तरारी में। तो ये बिहार का एक एग्जिट पोल है, आपको लगातार एक अपडेट हम दे रहे हैं। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।